बड़ी खबर, तुनिशा शर्मा मौत मिस्ट्री से जुड़ी हुई पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। वहीं तुनिशा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तुनिशा के शव को उनके घर के पास मॉर्चरी में रखा गया है। आज शाम करीब 4 बजे मीरा रोड पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच खबर है कि पुलिस तुनिशा के कपड़ों और गहनों की भी जांच कराएगी। पुलिस तुनिशा के गले से मिले ब्लड की भी जांच करेगी। पुलिस ने मौके से मिले कपड़े, गहने और ब्लड को फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। एक्टर तुनिशा शर्मा मौत मिस्ट्री की जांच में पुलिस जुटी हुई है। उधर तुनिशा शर्मा का पार्थिव शरीर मॉर्चरी पहुंच गया है, जहां से उसे उनके घर ले जाया जाएगा। बताया कि बॉडी मिलने के बाद उसे घर ले जाया जाएगा और फिर शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं बार बार तुनिशा के घर वाले मामले की जांच और आरोपी को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। मॉर्चरी से हम घर लेके आएंगे, उसके बाद घर से फिर अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे। शनिवार को एक्टर तुनिशा शर्मा का शव मेकअप रूम से बरामद हुआ था, जिसके बाद तुनिशा के को एक्टर शीजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वसई कोर्ट ने एक्टर शीजान खान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। एक्टर शीजान खान पर तुनिशा को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। उधर एक्टर तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया, जिसमें एक्टर शीजान खान की एक और गर्लफ्रेंड होने का दावा किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये आरोप एक्टर तुनिशा शर्मा के परिवार वालों ने लगाया है। तुनिशा के परिवार का दावा है कि शीजान खान के एक और लड़की से रिलेशन थे, जिसके बाद पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस ने पहले ही शीजान खान का मोबाइल कब्जे में ले लिया है और दावा किया जा रहा है कि मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे तुनिशा शर्मा की खुदकुशी से जुड़े हर तथ्य को सामने लाया जा सके। वहीं पुलिस ये भी जानना चाहती है कि क्या कभी तुनिशा शर्मा ने शीजान खान की दूसरी गर्लफ्रेंड से कोई बात की थी। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक और पर्दाफाश हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि शीजान खान ने पूछताछ के दौरान ब्रेकअप की असली वजह परिवार को बताया है कि तुनिशा और उसके घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीजान खान का ये बयान पुलिस को गुमराह करने के लिए हो सकता है। ऐसे में पुलिस हर एक एंगल को तलाश रही है। चीन, जापान समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी को फिर से चिंता में डाल दिया है। भारत में भी कोरोना के खतरे के बीच सख्ती बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो वहीं कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों को परखने के लिए आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इस मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। मनसुख मांडविया खुद सुबह करीब 10 बजे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचेंगे और वहां तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से भी मॉक ड्रिल करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मॉक ड्रिल से इस बात का पता चल पाएगा कि कोरोना की इस लड़ाई में अस्पताल कितने तैयार हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारियों का मॉक ड्रिल किया जाएगा, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे परखने की तैयारी है। दरअसल मॉक ड्रिल के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल कितने तैयार हैं। इसके अलावा राज्यों के अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त कैसा है, अस्पतालों के पास कितने पीपीई किट मौजूद हैं, साथ ही वेंटिलेटर और कोविड वार्ड कितने तैयार हैं, क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, इस बात की भी जानकारी जुटाई जाएगी। से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दावा किया गया है कि 90 दिन में चीन के 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जबकि चीन की सरकार के कुछ ही लीक दस्तावेजों का यह दावा है कि अकेले दिसंबर में ही वहां पर 25 करोड़ लोगों को कोरोना भी हो चुका है। लेकिन चीन अभी भी दुनिया के सामने सच बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन से आ रहे वीडियो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, जिनसे साफ हो रहा है कि चीन में हो रही तबाही को चीन की सरकार हर हाल में दबाने में जुटी है। वहां के कब्रिस्तान का एक वीडियो इंटरनेट पर डाला गया, जिसमें फर्श पर रखे हुए शव दिखाई दिए। कैमरे की नजर जहां तक गई वहां तक शव दिखने लगे। एक ऐसा ही वीडियो एक कब्रिस्तान के बाहर का भी सामने आया। सड़क पर लोग अपने परिजनों के शवों को रखकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कैमरा आगे चलता गया और जहां तक पहुंचा वहां तक कतार दिखाई दी। लेकिन चीन ने अब तक ये नहीं माना कि वहां किसी भी एक शख्स की जान कोरोना वायरस ने ली हो। मतलब ये कि चीन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके कब्रिस्तान में रोज जिन शवों को लाया जा रहा है उनकी जान कोरोना ने ली है। चीन की सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो कोरोना के मरीजों और मौत के आंकड़े जारी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ चीन की सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसका एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। खबर है कि वहां पर हजारों लोगों की मौत हर दिन होने के बाद भी सरकार ने कोरोना से जुड़ी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन के कई शहरों में क्रिसमस पर लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।
राजधानी बीजिंग में मौत का मातम पसरा था और शंघाई में लोग सांता क्लॉज से तोहफे लेने के लिए उमड़ पड़े। सड़कों पर ऐसी भीड़ देखकर ये माना ही नहीं जा सकता था कि इन लोगों को कोरोना वायरस का जरा भी डर है, जबकि चीन की राजधानी में रोजाना हजारों की जान वायरस की वजह से जा रही है। क्रिसमस का ये जश्न शंघाई में इसलिए मना क्योंकि सरकार ने इस पर कोई बंदिश नहीं लगाई, जिसकी वजह सिर्फ दो ही हो सकती है। पहली तो ये कि लोगों की जान से ज्यादा कीमती चीन के क्रिसमस पर होने वाला कारोबार है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि चीन की सरकार को वहाँ के लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं है। चीन में कोरोना की तबाही की वजह नवंबर में वहाँ जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुआ आंदोलन है और उसी आंदोलन के बाद वहाँ की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया था और अचानक लोगों को छूट दे दी थी। उसी का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर कोरोना का विस्फोट हो गया। अब माना जा रहा है कि चीन की सरकार वहाँ के लोगों से आंदोलन का बदला लेना चाहती है और इसीलिए उसने लोगों को जानवरों की तरह मरने के लिए बिना किसी सहारे के छोड़ दिया। लेकिन चीन की हकीकत बताने वाले कुछ आंकड़े लीक हो गए। दावा यह है कि वहाँ के नेशनल हेल्थ कमीशन की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ आंकड़े पेश किए गए। वहीं आंकड़े बाद में मीडिया तक पहुंच गए, जिनके मुताबिक चीन में केवल दिसंबर के महीने में 1 तारीख से 20 तारीख के बीच 25 करोड़ लोगों के शरीर में कोरोना वायरस मिला। यह आंकड़ा चीन की कुल आबादी के 18% के बराबर है। मतलब ये कि केवल 20 दिन में 18% चीन कोरोना पॉजिटिव हो गया। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन में बहुत बड़ी तबाही मचनी तय है, क्योंकि अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि 90 दिनों में चीन के 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। और इसीलिए ये भी साफ है कि अगर 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन का ध्यान वहाँ के लोगों की जान बचाने पर बिल्कुल भी नहीं है, जबकि साफ हो चुका है कि चीन के सारे संसाधन कोरोना के विस्फोट के सामने दम तोड़ चुके हैं। चीन में दवाओं की किल्लत है और डॉक्टरों की भारी कमी है। बड़ी संख्या में डॉक्टर और बाकी मेडिकल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि चीन की सरकार अपने कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों से भी काम करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ी आफत यह है कि इस वक्त चीन के सारे ब्लड बैंक बेहद दबाव में हैं। लोगों से बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करने की अपील की जा रही है। पूर्वी और उत्तरी चीन के शहरों से डॉक्टरों और नर्सों से बीजिंग पहुंचने की अपील की जा रही है। आफत तो ये भी है कि एक साथ करोड़ों मरीजों का इलाज करने के लिए चीन के पास अस्पताल तक मौजूद नहीं है। इसका सबूत भी कई वीडियो में दिखाई दे चुका है। जबकि अब साफ हो चुका है कि कोरोना के जिस BF.7 वेरिएंट से इस वक्त चीन के शहर लड़ रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। ओमिक्रॉन के बाकी सब वेरिएंट इतने खतरनाक नहीं थे जितना खतरनाक BF.7 है, क्योंकि ये ऐसा सब वेरिएंट है जो बहुत कम वक्त में मरीज के फेफड़ों में फैल जाता है। फेफड़ों में ऐसा इन्फेक्शन होता है कि मरीज के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। भारत समेत दुनिया के कई देशों में जब कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट फैला था तब इस तरह के लक्षण मरीजों में दिखे थे। इसीलिए डेल्टा वेरिएंट को बेहद खतरनाक माना गया था। लेकिन चीन में मरीजों के सीटी स्कैन बता रहे हैं कि BF.7 का स्वभाव भी बहुत कुछ वैसा ही है। ऊपर से चीन में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इलाज की कमी के कारण लोगों की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है। हालांकि चीन के कई शहर ऐसे हैं जहां कभी विस्फोट जैसे हालात नहीं बने हैं, लेकिन जिस तरह चीन में कोरोना फैल रहा है, जानकारों का मानना है कि इस विस्फोट की पहुंच पूरे चीन तक हो जाएगी। इधर बिहार के गया में 11 विदेशी पर्यटकों में कोरोना की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी कोरोना मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बोधगया में दलाई लामा के पहुंचने के बाद लगातार अलग अलग देशों से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच हर एक विदेशी नागरिक की जांच की जा रही है, जिसमें 11 विदेशी नागरिक का RT-PCR में कोविड पॉजिटिव निकला। ये सारे पर्यटक विदेशी हैं जो म्यांमार और बैंकॉक के बताए जा रहे हैं। ये सभी महाबोधि मंदिर घूमने आए थे। वहीं सभी को होटल में आइसोलेट कर दिया गया है और गया में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल दलाई लामा बोधगया प्रवास पर है और 29 से 31 दिसंबर तक वो भक्तों को प्रवचन देंगे। ऐसे में अब तक अलग अलग देशों से कुल 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। देश में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कोरोना पर तैयारियों की जानकारी ली। बैठक के बाद IMA के अधिकारियों ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर चलने की नसीहत दी। साथ ही जिन लोगों ने कोरोना के टीके या फिर प्रिकॉशन डोज नहीं लिए हैं उन्हें जल्द लेने को कहा है। इसके साथ ही लोगों से ये भी अपील की गई है कि समय समय पर सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का खास ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर फैली अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। साथ ही बुखार और गले में खराश होने पर डॉक्टरों से सलाह लेने को कहा गया है और इसके साथ ही लोगों से गैर जरूरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचने की भी नसीहत दी गई है।
और उधर पाकिस्तान एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ चुका है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सेना को एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ रहा है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी इस जंग से डर लगने लगा और उसने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को एक चेतावनी जारी कर दी। अमेरिका के नागरिकों से अपील की गई है कि इस्लामाबाद के मैरिट होटल जाने से बचा जाए। आशंका ये है कि उस होटल में अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला किया जा सकता है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए आमतौर पर अमेरिका के लोग जश्न में शामिल होने के लिए निकलते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने नागरिकों से साफ कह दिया कि मैरिट होटल से फासला बनाया जाए। मतलब ये कि अमेरिका की एजेंसियों को एक बड़े हमले का खतरा सता रहा है। ऊपर से बड़ी खबर ये है कि जिस वक्त अमेरिका ने ये एडवाइजरी जारी की उसी वक्त तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला कर दिया जिसमें पाकिस्तानी फौज का एक कमांडर मारा गया। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज के 10 जवान जख्मी होने की भी खबर सामने आई, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार टीटीपी की लड़ाई अकेले पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से भी है। अमेरिका इस संगठन के निशाने पर क्यों आया ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज जो ऑपरेशन चला रही है उसमें अमेरिका का उसे पूरा साथ मिल रहा है। यहाँ तक कि बलोच आर्मी और टीटीपी के ठिकानों की खबर अमेरिका के सैटेलाइटों के जरिए मिल रही है। इसीलिए इस बार पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इन संगठनों के निशाने पर हैं। लेकिन ये लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि इसे अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान तबाह हो सकता है। हालात ये है कि तालिबान के झंडे पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में लगे दिखाई दिए। उत्तरी वजीरिस्तान में तालिबान ने ऊंची जगहों पर झंडे लगाकर पाकिस्तानी फौज को खुली चुनौती दे दी। ऊपर से शुक्रवार को इस्लामाबाद में हुए हमले के बाद अमेरिका और पाकिस्तान दोनों सहमे हुए हैं, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक हमलावर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घुसकर बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया था, जिसमें पाकिस्तानी पुलिस का एक अधिकारी मारा गया और कई लोग जख्मी भी हो गए थे। लेकिन खलबली मचने की बड़ी वजह कुछ और ही है। अब तक साफ नहीं है कि इन आतंकियों के निशाने पर कौन था और ये आतंकी कहां धमाका करने के मकसद से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ था, क्योंकि एक कार पर शक होने के बाद इस्लामाबाद में पुलिस ने उसे रोका था और उसी वक्त उसमें धमाका हो गया था। अब माना जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर या तो कोई भीड़भाड़ वाली जगह थी जिससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान किया जाए, या फिर वो अमेरिका के दूतावास या अमेरिकी नागरिकों के किसी ठिकाने तक पहुंचना चाहते थे। इस्लामाबाद में आतंकी हमला होना वैसे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2014 में आखिरी बार इस्लामाबाद में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद कभी भी पाकिस्तान में आतंकी कमजोर नहीं पड़े, लेकिन इस्लामाबाद पर आतंक की छाया नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार टीटीपी ने इस्लामाबाद में घुसकर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, जिससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग का सामना करने के लिए मजबूर है और ना तो वो घुटने टेक सकता है और ना ही इन आतंकियों को एक झटके में खत्म कर सकता है, क्योंकि टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। पाकिस्तान को इन संगठनों से जंग लड़ने के लिए पूरे पाकिस्तान को खतरे में डालना पड़ेगा। आतंकी हमलों की तादाद भी बढ़ेगी और पाकिस्तानी फौज का नुकसान भी बढ़ेगा। साफ है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पीछे वो खुद ही कसूरवार है। अफगानिस्तान में जनता की चुनी सरकार के खिलाफ वो हमेशा साजिशों में शामिल रहा, आतंकियों की मदद भी करता रहा और अमेरिका को धोखा भी देता रहा। इसी का नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान की बागडोर आतंकी संगठनों के हाथ में आ गई। इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में बैठे तालिबान की ताकत दोगुनी हो गई और वो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना के काबू से बाहर हो गए। मतलब ये कि आतंकियों को हमेशा कूटनीति में हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया और इस कदर फंस गया कि उससे ना उगलते बन रहा और ना ही निगलते बन रहा। अमेरिका की मुसीबत यह है कि पाकिस्तान से दोस्ती निभाने का खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ रहा है। तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की बागडोर आने के बाद पाकिस्तान में 400 से ज्यादा हमले अकेले टीटीपी कर चुका है। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान में बैठे तालिबान की मदद से वो टीटीपी को काबू में कर लेगा, लेकिन अमेरिका को खुश करने के चक्कर में उसने तालिबान को भी नाराज कर लिया। अफगानिस्तान में बैठे अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की हवाई सीमा का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी हवाई सीमा देकर अमेरिका को तो खुश कर लिया, लेकिन तालिबान की नाराजगी मोल ले ली, वो भी ऐसी कि बॉर्डर का विवाद गले की हड्डी बन गया और पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी संगठन उसके लिए सिरदर्द बन गए। और अब तुनिशा मौत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक तुनिशा के मोबाइल फोन का डेटा रिट्रीव किया जा रहा है, जिसके लिए साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। शीजान खान के फोन का भी डेटा रिट्रीव किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक 17 लोगों का बयान भी दर्ज किया है। सेट पर खुदकुशी के दौरान जितने लोग मौजूद थे सभी के बयान दर्ज होंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि शीजान बार बार अपना बयान बदल रहा है। अभी तक
ब्रेकअप की साफ वजह पता नहीं चल पाई है। बड़ी खबर इस मौत मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि मोबाइल का डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। साइबर एक्सपर्ट की मदद ले रही है पुलिस। श्रीजान के भी मोबाइल का डेटा रिट्रीव करने की कोशिश चल रही है और तुनिशा के मोबाइल फोन के भी डेटा की जांच की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी है कि श्रीजान बार बार अपने बयानों को भी बदल रहा है। पूछताछ के दौरान उसने अब तक ब्रेकअप की साफ वजह नहीं बताई। उधर नए साल से पहले मदर डेयरी ने एक बार फिर दूध के दामों में 2 रुपए का इजाफा कर दिया है। नई कीमतें सुबह से लागू होंगी, जिसके बाद मदर डेयरी की टोंड दूध की कीमत 51 रुपए से बढ़कर 53 रुपए किलो हो जाएगी, जबकि फुल क्रीम दूध 66 रुपए किलो मिलेगा। वहीं डबल टोंड की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 47 रुपए हो गई। इससे पहले नवंबर महीने में भी दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा हुआ था। और उधर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में तो पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया और घने कोहरे की वजह से लोगों के लिए 50 मीटर तक देखना भारी हो गया। राजपथ पर तो धुंध की चादर में राष्ट्रपति भवन गायब ही हो गया। ठंड का असर और कोहरे की मार दोनों दिखाई दे सकती है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की मार का असर ट्रेनों पर भी पड़ा, जिसकी वजह से कई ट्रेनें तय समय पर नहीं चल पाईं। और इधर वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड केस में की गई, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से बैंक से लोन लेकर कई कंपनियों में निवेश किया। एजेंसी ने कुछ दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को भी अरेस्ट किया था। चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने बैंक की सबसे बड़ी अधिकारी रहते लोन देने में गड़बड़ी की थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में आरटीओ ऑफिस में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद सरकारी दफ्तर के बाहर ही जमकर डंडे चलने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में भगदड़ और अफरा तफरी होती नजर आई, जहां कई लोग आपस में मारपीट करते दिखे। कोई लात घूंसे बरसा रहा था तो कोई लाठियां बरसाने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोग भागते दिखे। ऐसे में कुछ लोगों ने दोनों गुटों को मारपीट करने से रोकने की कोशिश की तो वहीं स्टूल और कुर्सी से एक दूसरे पर हमला करने लगे। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। बताया गया कि ये वीडियो कानपुर देहात के आरटीओ दफ्तर के बाहर की थी, जहां एजेंट आपस में भिड़ गए थे और फिर देखते ही देखते ये पूरा विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें एक आदमी का सिर फट गया तो वहीं कई और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मारपीट करने वाले लोगों की पहचान में जुट गई है। इस बीच नेपाल में सियासी उलटफेर के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड एक बार फिर वहां के प्रधानमंत्री बन गए। उनको चीन की सरकार के समर्थक बताए जाने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली का साथ मिला, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल की प्रचंड सरकार के साथ भी भारत के रिश्तों में खटास बनी रहेगी, क्योंकि नेपाल का प्रधानमंत्री रहते हुए केपी ओली चीन की भाषा ही बोलने लगे थे। चीन ने उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसा लिया था कि वो खुलकर भारत के खिलाफ खड़े दिखने लगे थे। उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया था कि नेपाल के उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिन पर भारत अपना दावा करता है। नतीजा ये हुआ कि उनके कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्तों का बुरा दौर आ गया। इतना ही नहीं, केपी ओली ने तो चुनाव प्रचार के दौरान भी भारत के खिलाफ जमकर बयान दिए। और अब उन्हीं केपी ओली के साथ मिलकर प्रचंड ने सरकार बना ली है, जबकि प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को बहुमत मिला था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि शेर बहादुर देउबा ही नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। जबकि चीन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि शेर बहादुर देउबा की छवि उन नेताओं की रही जिनके भारत से अच्छे रिश्ते हैं। वो इसी साल भारत के दौरे पर भी आए थे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इससे पहले कि देउबा दोबारा पीएम का पद संभालते, केपी ओली ने प्रचंड के साथ उनकी खींचतान का फायदा उठा लिया। उन्होंने प्रचंड को समर्थन दे दिया और उनकी करीबी मानी जाने वाली नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें नेपाल का नया पीएम बना दिया। माना जा रहा है कि इसके बाद नेपाल में चीन का दखल एक बार फिर बढ़ जाएगा। और इधर एक्टर तुनिशा शर्मा खुदकुशी केस का श्रद्धा मर्डर कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में एक्टर श्रीजान मोहम्मद खान आरोपी हैं, जो 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं। और खबर है कि श्रीजान खान ने पूछताछ में पुलिस को यह बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब केस के बाद उसके मन में डर बैठ गया था और इसीलिए उसने समय रहते उम्र और धर्म का हवाला देकर तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था। जिसके बाद पुलिस उसके इस बयान की जांच में जुट गई, क्योंकि खबर है कि पुलिस को शक है कि ये बयान मामले की जांच को गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। ये कितनी बात ये सही है ये देखना काफी अहम है, क्योंकि वेरीफाई करने का काम पुलिस का है। इस बीच तुनिशा की मां ने एक बार फिर आरोपी को सजा दिलवाने की मांग की। सजा मिलनी चाहिए, श्रीजान को नहीं छोड़ना। बताया गया कि पुलिस श्रीजान खान के मोबाइल फोन में मौजूद व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए श्रीजान के दावों की जांच कर रही है। इसके साथ ही खबर है कि पुलिस लव जिहाद एंगल से भी इस मामले की जांच में जुटी है।
उधर बीजिंग से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक कंटेनर के अंदर कई शव रखे दिखाई दिए, जिसको लेकर दावा किया गया कि चीन मौत के आंकड़े को छिपाना चाहता है। वीडियो में कई कंटेनर रखे दिखाई दिए जिसके सामने एक बड़ी सी कार रुकी जिसकी डिग्गी खुल गई थी। वहां मौजूद कुछ लोग एक स्ट्रेचर लेकर आए और फिर तीनों बड़े कंटेनर के अंदर जाते दिखे। कंटेनर के अंदर सील पैक कई शव रखे दिखे जिसमें से एक शव को कंटेनर से निकालकर स्ट्रेचर पर तीनों आदमी लिटाते दिखे। वीडियो सामने आने के बाद फिर से चीन पर कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े छिपाने के लिए शवों को छिपाने का आरोप लगा है। वैसे भी चीन के कई शहर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हर रोज चीन से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई एक बार फिर रेलवे प्रोजेक्ट घोटाला मामले की जांच कर सकती है। 2018 में शुरुआती जांच के बाद इस केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन चर्चा है कि रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोला जा सकता है। इस केस में उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, 2 बेटियां रागिनी और चंदा भी आरोपी हैं। लालू प्रसाद यादव का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे की जमीन लीज पर देने और मरम्मत का काम देने के लिए घूस ली। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। हालांकि उनकी जयंती एक दिन पहले थी, लेकिन राहुल गांधी उसके अगले दिन सुबह के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने सदैव अटल स्थल पर पहुंचे। अटल समाधि पर उनका आना कई राजनीतिक मायने उसके हैं। राहुल गांधी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल पर भी गए। उधर कांग्रेस नेता गौरव पांधी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर किए गए एक ट्वीट ने बीजेपी को बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है। गौरव पांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री को अंग्रेजों का मुखबिर तक बता दिया, वो भी तब जब राहुल गांधी दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, जिससे कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे दिया। एक तरफ कांग्रेस का एक नेता पूर्व प्रधानमंत्री पर निजी हमले करता दिखा, दूसरी तरफ राहुल गांधी उन्हें नमन करते हुए दिखे। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस बुरी तरह कंफ्यूज है। स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। कांग्रेस पर हमले का मौका बीजेपी को तब मिला जब राहुल गांधी देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थलों पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने पार्टियों का अंतर मिटाकर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन भी किया, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता गौरव पांधी ने राहुल की कोशिश पर पानी फेर दिया। हालांकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए इसे गौरव पांधी की निजी राय बता दिया। किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कहा, जो कि अब डिलीट भी हो चुका है मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे नहीं लगता वो चीज मायने रखती है। गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ किया ट्वीट विवाद बढ़ने के बाद डिलीट कर दिया था, लेकिन बीजेपी की मांग है कि गौरव पांधी पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। चीन में कोरोना से हाहाकार है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस बीच शंघाई के होटल की तस्वीरें सामने आई है। बड़े बड़े आलीशान होटल में अब क्वारंटीन रूम बनाए जा रहे हैं और इन क्वारंटीन रूम में कोविड पॉजिटिव मरीज शरण ले रहे हैं, क्योंकि चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अस्पतालों में भीड़ है और सरकारी क्वारंटीन सेंटर भी फुल है। मुश्किल हालात में अब लोगों को होटल में बने इन क्वारंटीन रूम का सहारा लेना पड़ रहा है। शंघाई में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते एक हफ्ते में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शंघाई के मेट्रोपोलो हॉस्पिटल की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वायरस की बेकाबू रफ्तार के आगे चीन सरकार पूरी तरह फेल है। कोविड मैनेजमेंट को लेकर बड़े बड़े हवाई दावे करने वाले शी जिनपिंग आज अपने नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा तक नहीं दे पा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मजबूरन मोटी रकम खर्च करके कोविड पॉजिटिव मरीज होटल में बने इन क्वारंटीन रूम में भर्ती हो रहे हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में पोलूस मसीह नाम के एक पादरी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो 100 लोगों का धर्म परिवर्तन करने वाले थे, जिसके लिए बकायदा टेंट लगाया गया, जहां लोगों की भीड़ के बीच पादरी भाषण देते नजर आए। लेकिन जैसे ही धर्मांतरण की खबर कुछ हिंदूवादी संगठनों को मिली, वो वहां पहुंच गए। पादरी है, इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पादरी के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन करवाने से जुड़े कानून के तहत केस दर्ज किया गया। और उधर आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में लोग अब आटे के लिए तरस रहे हैं। मतलब वहां के लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जबकि कुछ रोज पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के पास सब्जियां खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। और अब वहां आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां आटा खरीदने के लिए लोग एक दूसरे से मारपीट पर भी उतारू हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें आटा खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी दिखाई दी। कुछ जगहों पर तो लोग आटे के लिए एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। ये हालात सिर्फ 1 या 2 शहरों में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में दिखाई दिए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस वक्त वहाँ 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए हो गई है और 20 किलो आटे की बोरी 2500 रुपए में मिल रही है।
जबकि पिछले हफ्ते यही बोरी 2400 रुपए की थी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आटा इतना महंगा हुआ। लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में वहां आटा इससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है। और इसी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा आटे की बोरियां खरीद कर स्टॉक करने में जुटे हैं, ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें रोटी के लिए ना तरसना पड़े। आंकड़ों के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे की बोरी 2500, लाहौर में 2420 और क्वेटा में 2320 पाकिस्तानी रुपए में मिल रही है। सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में गेहूं, गैस और चावल की भी भारी कमी है। पिछले दिनों ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान अपने लोगों के लिए सब्जियां तक नहीं खरीद पा रहा है, जबकि बिजली संकट की वजह से वहाँ के कई शहरों की बिजली पहले से ही गुल है। और तो और खाना बनाने के लिए लोगों को रसोई गैस भी नहीं मिल रही है। और अगर जल्द ही शहबाज शरीफ सरकार ने बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान को कंगाल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जबरदस्त हंगामे और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं एक आदमी को बांधकर पीटती नजर आ रही हैं। ये वीडियो सिंगरौली जिले के ट्रॉमा सेंटर के बाहर का है, जहां महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने भी आदमी पर डंडे की बरसात कर दी। बताया गया कि सड़क हादसे में एक ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही ट्रैक्टर मालिक मौके पर पहुंचा और ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन इस दौरान ड्राइवर की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद ड्राइवर के परिवार वालों ने ट्रैक्टर मालिक पर हत्या का आरोप लगाया और उसकी पिटाई कर दी। ट्रॉमा सेंटर के बाहर काफी देर तक ट्रैक्टर मालिक से लोग मारपीट करते रहे। वहीं जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने आदमी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ थाने ले गए। जैसे परिवार के लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि उसके साथ ट्रैक्टर के मालिक के द्वारा घटना की गई है। संभवतः जैसे वो बता रहे हैं कि उसको मार के उसको चोट पहुंचाने के कारण उसकी मौत हुई है। पीआई मैडम को उसका पीएम डॉक्टरों की टीम से कराने के लिए बता दिया गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बंधक बनाकर मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसके साथ ही ट्रैक्टर ड्राइवर की हुई मौत के मामले की भी जांच की जा रही है। और इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय की शादियों में तेज आवाज में गाना बजाने और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया है। बैन का ये फैसला मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से लिया गया, जिसमें साफ कहा गया कि अगर मुस्लिम समुदाय की शादियों में नाच गाना हुआ तो निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। गैर इस्लामी चीजों की तरफ ले जा रहे हैं। इस फैसले के पीछे उलेमाओं ने फिजूल खर्च को रोकने की दलील दी। और उधर दिल्ली के बड़े कारोबारी अनिल नंदा के साथ ठगी का मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर दिल्ली के बड़े कारोबारी अनिल नंदा के साथ ठगी करने का आरोप लगा। अनिल नंदा ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि ठगी में शामिल लोगों का संबंध अंडरवर्ल्ड से भी है। इस बीच पेरिस में रहने वाले कुर्द समुदाय पर हुए जानलेवा हमले के बाद कोहराम मच गया। बीते शुक्रवार को वहां एक शख्स ने कुर्द समुदाय के एक कल्चरल सेंटर पर गोलीबारी की थी, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। शरणार्थियों और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुई उस हिंसा का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए, लेकिन विरोध करते करते वो खुद ही हिंसक हो गए और जो उनके रास्ते में आया कुचला गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां प्रदर्शनकारियों का पहला शिकार बनी। लोगों ने गाड़ियों को पलट दिया, उनका कचूमर निकाल दिया। कुछ गाड़ियों को तो फूंक ही दिया गया। प्रदर्शनकारी एक बस स्टैंड पर भी अपना गुस्सा निकालते दिखे। कुर्द समुदाय पर हमले से लोग इतने आग बबूला थे कि उन्होंने सड़क को जंग का मैदान बना दिया। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। बताया गया कि 69 साल का हमलावर फ्रांस का नागरिक है, जो कि वहां बसे विदेशियों से चिढ़ा हुआ था। उधर बर्फीले तूफान ने क्रिसमस पर अमेरिका में मातम फैला दिया। वहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुसीबत की बात यह है कि मौत का यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से कई लोग अपने घरों में ही कैद हो चुके हैं। उस पर ठंड में हजारों घरों की बत्ती भी गुल है, क्योंकि मौसम ने इतना जोरदार हमला किया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी लाचार हो गई। वहां के एक इलाके में बर्फ लिए बवंडर के जैसे तेजी से ऐसी हवा उड़ती दिखी कि इंसान ही जमकर बुत बन जाए। कार पर कार एक दूसरे पर टूटी नजर आई। सबसे ज्यादा बुरा हाल अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के बफलो शहर का रहा। वहां का मंजर देखकर ऐसा लगा जैसे आइस एज लौट आई हो। हर तरफ बर्फ डेरा जमाए नजर आई। ऐसा लगा जैसे तस्वीरें अमेरिका की नहीं बल्कि अंटार्कटिका की हों। एक पेट्रोल पंप ने तो बर्फीले तूफान के आगे घुटने ही टेक दिए। बताया गया कि पश्चिमी न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में 3.5 इंच से भी ज्यादा बर्फ जम चुकी है। वहीं एक तस्वीर ऐसी देखने को मिली जिसमें फिसलन के कारण एक सड़क पर एक कार एकदम बेकाबू दिखी।
सड़क पर चलते एक शख्स को किसी तरह उससे अपनी जान बचानी पड़ी और फिर वो कार दूसरी गाड़ियों से भिड़ती चली गई। और इधर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर का गर्भगृह करीब 8 महीनों तक बंद रहेगा, जिसकी जानकारी मंदिर प्रबंधन ने दी और बताया कि तिरुमाला मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से अगले 8 महीनों तक गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। मंदिर प्रबंधन ने गर्भगृह में मौजूद भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति जैसी हूबहू प्रतिमा अस्थायी रूप से स्थापित करने का भी फैसला लिया, ताकि भक्त भगवान वेंकटेश्वर के बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें। इस बीच कैलिफोर्निया में माइकी होती नाम के युवक को पहला सिख मेयर चुना गया। माइकी कैलिफोर्निया के लोडाई शहर के 170वें मेयर चुने गए और अब कैलिफोर्निया के पहले सिख मेयर माइकी होती 2 साल तक लोडाई शहर की जिम्मेदारी संभालेंगे। मेयर पद की शपथ लेने के बाद माइकी होती ने ट्वीट कर लिखा कि कैलिफोर्निया के लोडाई शहर के 170वें मेयर बनने पर वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और उधर संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के 2 और शहरों के नाम अपनी बैन लिस्ट में डाल दिए, यानी पाकिस्तान के इन 2 शहरों के नागरिकों को यूएई की तरफ से वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले यूएई पाकिस्तान के 22 शहरों को इस लिस्ट में डाल चुका है और कहा जा रहा है कि इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। मतलब 2 और शहरों के नाम जुड़ने से ये आंकड़ा अब 24 हो गया, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के एबटाबाद, क्वेटा, मुजफ्फरगढ़ और नवाबशाह समेत 24 शहरों के लोग अगले आदेश तक यूएई नहीं जा सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात इन शहरों में मौजूद उन एजेंट से परेशान है जो गलत तरीके से नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को वहाँ भेज रहे थे। कहा गया कि यूएई जाने के बाद जब ऐसे लोगों को कोई काम नहीं मिलता तब वो सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार परेशानी में पड़ जाती है, क्योंकि तब इस तरह के लोगों को पकड़कर सरकारी खर्च पर पाकिस्तान भेजना पड़ता है और इसी स्थिति से बचने के लिए ही यूएई ने ये कदम उठाया। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 लोगों की मौत सिर्फ न्यूयॉर्क में हुई है। कार के अंदर से कई शवों को निकाला गया है। बर्फीले तूफान की वजह से गाड़ियों और फ्लाइट्स के पहिए रुक गए हैं। करीब 1500 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। अमेरिका से ये बड़ी खबर, जहां बर्फीले तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। देश भर में करीब 60 लोगों की मौत इस बर्फीले तूफान की चपेट में आने से हो चुकी है। वहीं 1500 उड़ानें यानी फ्लाइट्स भी रद्द करनी पड़ी है। अकेले न्यूयॉर्क वो शहर है जहां पर 27 लोगों की जान इस बर्फीले तूफान ने ले ली है। तो अमेरिका में किस तरीके से बर्फीले तूफान का कहर देखा जा रहा है, इस बात की गवाही आंकड़े दे रहे हैं। 60 लोगों की मौत अमेरिका में हुई है और साथ ही ट्रेन और फ्लाइट्स पर तो इसका असर पड़ा ही है, लेकिन न्यूयॉर्क वो शहर जहां पर 27 लोगों की जान चली गई। घरों में बिजली नहीं है और ठंड में लोग घरों में बंद हो चुके हैं। 60 लोगों की जान चली गई है इस बर्फीले तूफान की वजह से। इधर सुशांत केस में तब एक नया मोड़ आ गया जब ये दावा किया गया कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई थी। ये दावा कूपर अस्पताल में उनके पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद वहां के कर्मचारी रूप कुमार शाह ने किया, जिसके मुताबिक जून 2020 में वो उस वक्त कपूर अस्पताल के मोर्चरी में मौजूद थे जब सुशांत का शव वहां लाया गया था। रूप कुमार के मुताबिक उन्होंने सुशांत के शरीर पर चोट के कई ऐसे निशान देखे थे जो खुदकुशी के नहीं हो सकते। वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। सुशांत की मौत के करीब 2.5 साल बाद सामने आया ये दावा चौंकाने वाला है, क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने के दौरान दम घुटने को उनकी मौत की वजह बताया गया था। पिछले हफ्ते ही सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पलें पहनाई। उन्होंने 66 दिन बाद चप्पल पहनी, जिसकी वजह प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर की खराब सड़कों को बताया, जहां से वो विधायक भी हैं। सड़कों की मरम्मत में देरी से नाराज होकर नंगे पांव रह रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चप्पल पहनाई। चप्पलें पहनाई, बड़ी खुशी की बात है। चप्पल पहनने के बाद प्रद्युम्न सिंह ने सिंधिया के पैर छुए। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज में रोहित शर्मा और केएल राहुल नहीं खेल पाएंगे। खबर है कि रोहित शर्मा की अंगूठे की चोट ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं खेलेंगे, जबकि केएल राहुल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दौरान शादी करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। भारत 3 जनवरी से 15 जनवरी तक श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेलेगा। और इस बीच भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को वहां की एक अदालत ने 11 साल की सजा सुनाई।
साथ ही उन पर $50 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाया गया। चीन के समर्थक अब्दुल्ला यामीन ने इसी साल मार्च में भारत विरोधी प्रदर्शन किया था। वो 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति थे। और उस बीच जापान के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जापान के उत्तर पूर्वी हिस्से में पिछले हफ्ते ही बर्फीले तूफान ने दस्तक दे दी थी। लेकिन सप्ताह के आखिर तक ये मौसम वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया। जो तस्वीरें जापान के होक्काइडो टापू से सामने आई, उनमें सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। घरों की छत से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ बर्फ से ढक गया। कभी हरे भरे दिखने वाले पेड़ जबरदस्त ठंड के कारण सूख गए और पेड़ों से हरे पत्ते गायब हो गए। और ये हालात जापान के किसी एक इलाके में नहीं, बल्कि उत्तर पूर्वी जापान के ज्यादातर हिस्सों में बर्फीले तूफान ने जमकर कोहराम मचाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक हफ्ते में जापान में बर्फीले तूफान से 17 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोगों के तूफान की चपेट में आने से जख्मी भी होने की खबर है। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी जापान के कई हिस्सों में औसत बर्फबारी के मुकाबले इस बार 3 गुना ज्यादा बर्फ गिरी है, जिसके कारण एक दिन पहले जापान के होक्काइडो टापू में 20,000 घरों की बत्ती गुल हो गई और उत्तरी जापान में सैकड़ों उड़ानों और ट्रेनों को भी खराब मौसम की वजह से रद्द करना पड़ा। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए वहां के प्रशासन ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन जो लोग राहत बचाव के काम में जुटे उन्हें भी काफी परेशानियां उठानी पड़ी। बर्फीले तूफान की वजह से लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। जो निकला भी उसे जगह जगह कई मुसीबतें उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें एक प्राइवेट वार्ड में रखा गया। हालांकि वित्त मंत्री को अस्पताल में किस वजह से भर्ती कराया गया इसका अभी पता नहीं चल सका, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रूटीन चेकअप और पेट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स शहर में टिकटॉक स्टार बूगी बी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये वारदात उस वक्त की हुई जब वो अपनी दादी के साथ सामान खरीदने के लिए निकले हुए थे। तभी गोलीबारी के दौरान उनको गोली लग गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पार्किंग में 2 लोगों के बीच झगड़ा चल रहा था और उनके बीच गोलीबारी हो रही थी, जिसमें बूगी भी फंस गए थे। उत्तर प्रदेश के बस्ती से गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। जमीन विवाद की वजह से गुंडों ने पहले हंगामा किया और फिर मारपीट पर उतर आए। और बात इतनी बढ़ गई कि पुलिसकर्मियों के सामने ही कुछ लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाने का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग डंडे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। जमीन के विवाद को लेकर के 2 बच्चों के बीच में मारपीट हुई, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोप है कि 2 पक्षों के बीच विवादित जमीन के पास से रास्ता निकालने को लेकर लंबे समय से रंजिश चल रही है, जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने कई बार राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि विवाद काफी बढ़ गया और दूसरा पक्ष कानून को हाथ में लेते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पीड़ित पक्ष के लोग पुलिस प्रशासन पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। खबर है कि ट्विटर के डेटा में अब तक की सबसे बड़ी सेंधमारी हुई है। दावा है कि हैकरों ने कई मशहूर लोगों के ट्विटर अकाउंट के जरिए उनकी जानकारियां चुरा ली, जिनमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का नाम भी बताया गया। खबर है कि हैकरों ने एक लिस्ट बनाकर ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क को भेजी, जिसमें उन्होंने जिन अकाउंटों से डेटा चुराया उनके नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का डेटा भी मौजूद है। और हैकरों ने इसे खरीदने का पहला ऑफर ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क को दिया है, ताकि उन पर भारी भरकम जुर्माना न लगे। हालांकि इस चुराए गए डेटा की कीमत क्या होगी ये नहीं बताया गया, लेकिन हैकरों का दावा है कि वो इस डील को बिचौलिए के जरिए करेंगे और पैसा मिलने के बाद डेटा को अपने पास से डिलीट कर देंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिए। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर सीट पर बैठे ड्राइवर को थप्पड़ जड़ता नजर आया। थप्पड़ लगाने के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर कनक सिंह ने ड्राइवर को नीचे उतारा और धक्का दे दिया। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और वो भी ट्रैक्टर ड्राइवर को चेतावनी देता दिखा। पत्थर लादकर ये ट्रैक्टर ट्रॉली बाईपास रोड के नजदीक एक गली से गुजर रहा था, तभी टीआई और एक सब इंस्पेक्टर ने इसे रोक लिया। वहीं आरोप है कि ड्राइवर तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था। तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हादसा होने से बच गया।